हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और सीरीज के वीडियोस को, जो कि सीरीज का नाम था कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के एक लेक्चर की। तो जैसे ही बायोलॉजी शब्द आता है आप लोगों के दिमाग में एक ही चैप्टर का नाम आता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो भाई बायोलॉजी में सिर्फ यही नहीं है, इससे भी आगे चैप्टर्स हैं। और आप लोगों को लग रहा हो कि भाई आज हम बायोलॉजी में आए हैं तो क्या पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली अगर आप ये सोच के आए हैं कि हम लोग आज रिप्रोडक्शन में डील करने वाले हैं, तो भाई तुम्हारा सपना थोड़ा सा यार टूट गया, क्योंकि पीछे सेल के बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेल के बारे में। सेल होता क्या है, सेल के काम क्या क्या है, ये सभी आपको चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहीं कहीं स्किप किया है कुछ कुछ चीज़ों को, तो उसको मैं बताऊंगा कि सेल होता क्या है। तो आज बायोलॉजी का लेक्चर है। बायोलॉजी में सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी होता क्या है। दूसरी चीज कि बायोलॉजी जानने के साथ साथ हम लोग इस चीज के बारे में भी जानेंगे कि सेल होता क्या है। और एक सेकेंड, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, कि बायोलॉजी होता क्या है, सेल क्या है, सेल के काम क्या क्या है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, और सेल की खोज में जो है किस किस वैज्ञानिकों ने अलग अलग टर्म को खोजा, अलग अलग टर्म को पहचाना। तो ये सभी चीज़ों को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप आराम से पढ़िएगा, आराम से सुनते हुए चलिएगा। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया जाएगा, और आपको जो भी यहाँ पे लिखाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, चैनल के अबाउट में मिलता है, और डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि बायोलॉजी होता क्या है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो जो भी 6, 7, 8, 9 के बच्चे हैं आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 10 के बच्चे हैं आराम से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी मतलब यहाँ पे दो टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा बायोलॉजी के अंदर। एक शब्द है पहला, अगर यहाँ पे मैं बायोलॉजी लिखूं, यहाँ पे मैं बायोलॉजी लिखूं और इसे अगर मैं तोड़ूं, तो दो शब्दों में हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। पहला शब्द जो है वो है बायो। बायो 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 का मतलब हो जाता है, बायो का मतलब हो जाता है कि लिविंग। बायो का मतलब क्या हो जाता है, लिविंग। इसको तोड़े तो हम लोग क्या बना सकते हैं, बायो। और लॉजी को भी अलग करके हम लोग बना सकते हैं प्लस लॉजी, प्लस लॉजी। बायो का मतलब हो जाता है लिविंग, बायो का मतलब लिविंग, और लॉजी का मतलब हो जाता है मेरे भाई स्टडी। स्टडी यानी कि लिविंग चीज़ों की स्टडी करना ही क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। तो बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें, तो मैं थोड़ा सा इसे साइड कर देता हूं और अच्छे से आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखना, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो प्लस लॉजी, जिसमें कि बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब, बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी। बायोलॉजी का डेफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें, तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ये देखा था कि मैंने आपको फिजिक्स जब पढ़ाया तो फिजिक्स में ये बताया कि फिजिक्स जो क्या करता है, नेचुरल फिनोमिना जो है उसके साथ डील करता है। तो उसी प्रकार ये साइंस का वो ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ साथ नोट करते हुए जा रहे हो तुम लोग तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी
क्या करना है, घबराना नहीं, आपको सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तो आप लोग एक बार इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अब बात रहा कि भैया सेल के बारे में, ये बायोलॉजी के बारे में इतना ही था, इससे ज़्यादा हमें अभी कुछ नहीं जानना होता है। तो बायोलॉजी में हम लोग 11th में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें 2 टर्म में देखने को मिलता है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं टर्म को लिख देता हूँ अभी। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल। ये दोनों क्या है, बायोलॉजी के ही पार्ट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बायोलॉजी के ही पार्ट्स है। तो यहाँ पे आपको एक और ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जो कि आपको कहाँ आगे पढ़ना होता है। ठीक है, आगे पढ़ना होता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, जो कि अभी आपको बाद में पढ़ना है। तो यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी स्पेशली 11th में आपको मिलता है। तो आप वहां से जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे उनको पता होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग चलेंगे सेल की ओर कि भाई सेल होता क्या है। तो हेडिंग आप लोग चेंज कीजिए और लगाइए सेल। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि सेल होता क्या है। तो हेडिंग पे यहाँ पे लगाते हैं हम लोग सेल। क्या लगाते हैं, सेल। अब सेल होता क्या है, सेल जो होता है वो क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि मनुष्य सेल से ही बना होता है। सेल से मिल के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर उसी ऑर्गन सिस्टम से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। उसी प्रकार बहुत सारे सेल्स को मिला के क्या होता है कि एक टिश्यू तैयार होता है, और बहुत सारे टिश्यू को मिला के एक ऑर्गन तैयार होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल को हम लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि अगर स्ट्रक्चर भी मिल रहा है तो वो सेल की वजह से, और फंक्शनल भी कुछ मिल रहा है हमारे लाइफ में तो वो भी सेल की वजह से ही। स्ट्रक्चर भी सेल से ही बनता है, और फंक्शन भी जो होता है वो सेल ही करवाता है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं। इसके लिए सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए सेल को बोला जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है। इसलिए शायद चैप्टर का नाम ही दिया गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, दैट इज सेल। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द सेल इज द बेसिक structural and the cell is the basic structural and functional unit of लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही ये क्या होता है भैया,
ये जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है। इसी की वजह से स्ट्रक्चर भी मिलता है और इसी की वजह से हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन होते हैं उनका काम सेल का होता है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, तो ये सभी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे सेल से मिलके ही बने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के मिलके बने होते हैं। तो इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं भैया। सेल की अगर स्टडी करते हैं, सेल के बारे में स्टडी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोटनी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसे जूलॉजी दिया जाता है, जूलॉजी नाम दिया जाता है। उसी प्रकार अगर किसी भी स्पेसिफिक या फिर सेल के बारे में पढ़ा जाता है तो उस टर्म को जो बोला जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहते हैं जब सेल की स्टडी की जाती है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल जो होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स थे सेल के बारे में। और ऐसा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बहुत सारे जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है यानी कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन जब होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सभी एक ऑर्गन है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बनता है। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन का ही क्या रहता है, यूज रहता है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब हमारे अंदर क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सभी सिस्टम अगर हमारे अंदर है तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे अंदर मिले हैं, तब हम यहाँ पे आज बन के क्या हुआ है भाई, हम लोग बन के खड़े हैं। तो यानी कि बहुत सारे जब सिस्टम एक साथ आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। और वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर प्लांट्स हो सकता है। तो ये सभी बेसिक बातें सेल के बारे में थी। तो आप लोग एक बार इसे यहाँ तक नोट कीजिए। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ों को, और आप अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसके लिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जनरल चीज के बारे में कि डिस्कवरीज क्या क्या हुई। सेल के बारे में जो डिस्कवरीज हुई वो क्या क्या हुई। तो आपको पता है कि सेल के अंदर पहले सेल को किसी ने खोजा होगा, ठीक है, कि सेल का पहले किसी ने क्या किया होगा, डिस्कवर किया होगा सेल को, फिर उसके बारे में पता किया होगा सब चीज। तो फिर सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बहुत सारे चीज आपको देखने को क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं सेल के अंदर। तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई साइंटिस्ट है जो इन सभी चीजों का इन सभी चीजों को क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो यहाँ तक हम लोगों का अगर हो गया है तो अभी क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और हेडिंग को चेंज करके लगाते हैं कि डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल।
डिस्कवरीज, ठीक है, डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं। तो पहला साइंटिस्ट जो था, पहला साइंटिस्ट जो आपके सामने आता है दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, कौन आ जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया 1665 में, 1665 में क्या किया? सेल को डिस्कवर्ड किया। इन्होंने क्या किया कि पहली चीज, पहले आप यहां लिख लीजिए इसे, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड सेल, ठीक है, डिस्कवर्ड सेल। और ये सेल जो था मेरे भाई, ये सेल जो था वो एक डेड सेल था। ये सेल जो था ये क्या था? ये एक डेड सेल था, DEAD, डेड, डेड सेल। ये क्या था? डेड सेल था। तो यानी कि इन्होंने सेल का खोज किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सेल टर्म को क्वाइंट किया, यानी कि सेल टर्म को लोगों के बीच में लाया कि भैया सेल नाम की भी कोई चीज होती है। तो सबसे पहले अगर सेल किसी के मुंह से निकला तो दैट इज रॉबर्ट हुक। उसके बाद हम लोग जाने, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो जानते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले किसी ने बताया तो दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को सबसे पहले सेल का डिस्कवर करने का श्रेय मिलता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि क्वाइंट द टर्म सेल, यहां पे लिखेंगे क्वाइंट द टर्म सेल, COINED, क्वाइंट द टर्म सेल। क्या किया? टर्म सेल को क्वाइंट किया सबसे पहले। और कब किया भैया? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और किस चीज में ऑब्जर्व किया इसने? किस चीज में ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किस चीज में किया? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किस चीज में किया? SERPGT, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किस चीज में किया? तो ऑब्जर्व किया बार्क ऑफ ओक ट्री, बार्क ऑफ ओक ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ ओक ट्री, ओक ट्री, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉर्क बोल देते हैं, कॉर्क बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तो कॉर्क में भैया क्या किया? कॉर्क में इसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। कॉर्क में क्या किया? ऑब्जर्व किया। और जब इसने ऑब्जर्व किया तो कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, जो कि स्ट्रक्चर्स इस टाइप के थे। तो इस टाइप के क्या, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स इन्हें देखने को मिला, जो कि लिटिल बॉक्सेस की तरह दिखते थे, लिटिल बॉक्सेस की तरह दिखते थे, लिटिल बॉक्सेस की तरह क्या होते थे? दिखते थे, या फिर कंपार्टमेंट की तरह दिखते थे, कंपार्टमेंट की तरह दिखते थे। अब इसी के पीछे एक चीज और था कि पहले क्या होता था कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे उनके घरों का डिजाइन जो था वो इस टाइप का बना होता था, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइप का बना होता था। तो उसे लोग सेल्यूला के नाम से जानते थे, शायद जहां तक मुझे पता है कि सेल्यूला के नाम से जानते थे। इसलिए इसने क्या किया कि उस टर्म को उठा के, सेल्यूला को उठा के इन्होंने इसका नाम सेल कर दिया। और सेल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? वो एक लैटिन वर्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है। वो क्या है? लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है। तो यहां तक आपको दिख रहा है, सेल जो है एक लैटिन वर्ड है। दूसरा जो हमारे सामने साइंटिस्ट आए उसका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेन हुक। क्या नाम था? एंटोन वैन ल्यूवेन हुक, जिन्होंने क्या किया? 1674 ईस्वी में क्या किया? लिविंग सेल की डिस्कवरी की। जिन्होंने क्या किया? 1674 ईस्वी में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक ने क्या किया? 1674 ईस्वी में क्या किया? एक लिविंग सेल की खोज की। तो दूसरा साइंटिस्ट जो हमारे सामने है वो है, दूसरा साइंटिस्ट जो हमारे सामने है वो
वो क्या है, वो कौन है, एंटोनी, ANTONIE, एंटोनी वैन, एंटोनी वैन, ANTONIE एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक। ये वैज्ञानिक लोगों का नाम भी ना भाई इतना टेढ़ा रहता है। ल्यूवेन हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक, जिन्होंने 1674 में, 1674 ईस्वी में लगभग 65 और 10 75 9 साल बाद, लगभग 9 साल बाद एक महान व्यक्ति आते हैं जिन्होंने क्या किया कि डिस्कवर किया एक लिविंग सेल को। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया लिविंग सेल, डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड लिविंग सेल, जिन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल को, लिविंग सेल को। और ऑब्जर्व किस चीज में किया, तो भैया इन्होंने ऑब्जर्व किया OBSERVED, जिन्होंने ऑब्जर्व किया इस सेल को, जो ऑब्जर्व किया वो सबसे पहले क्या था, ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, यानी कि ऑब्जर्व्ड ग्रीन एल्गे इन पाउंड वाटर, क्या किया, इन पाउंड वाटर, इन पाउंड वाटर, ऑब्जर्व किया ग्रीन एल्गे को, कहां पे, इन पाउंड वाटर। इसी को नाम दिया जाता है, ग्रीन एल्गी को क्या कहा जाता है, स्पायरोगायरा, 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 स्पायरोगायरा इसे कहा जाता है। और इसने क्या किया कि ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ऑल्सो OBSERVED, also observed sperm cell, also observed sperm cell, also observed sperm cell in first time sperm cells first time first time, यानी कि इसने क्या किया, सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या है कि रॉबर्ट हुक आते हैं जिन्होंने सेल की खोज की, जिन्होंने की सेल वर्ड कॉइन किया, जिन्होंने की सेल वर्ड को बताया दुनिया को कि सेल वर्ड होता क्या है। और इन्होंने डेल सेल की खोज की, जो कि 1665 में इन्होंने क्या किया, उस चीज को ढूंढा। फिर दूसरे हमारे महान वैज्ञानिक आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेन हुक, जिन्होंने कि 1674 ईस्वी में हमें बताया कि भाई लिविंग सेल होता है। और वो लिविंग सेल इन्होंने स्पायरोगायरा पॉन्ड सी में क्या किया, पॉन्ड वाटर में स्पायरोगायरा में ऑब्जर्व किया। और यही व्यक्ति थे जिन्होंने कि पहली बार क्या किया, स्पर्म सेल्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया और फर्स्ट टाइम देखा और बताया कि भैया स्पर्म में भी एक सेल होता है। और वो सभी चीजें अभी आपको क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। फिर तीसरे हमारे महान वैज्ञानिक आते हैं, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। अब भैया रॉबर्ट ब्राउन का क्या काम था, तो रॉबर्ट ब्राउन जो कि मेन चीज, जो कि सेल का, किसी भी सेल का एक मेन चीज होता है जिसे कि न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग, पूरा सेल का कंट्रोल एक ही चीज के पास होता है, दैट इज न्यूक्लियस, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को और ऑब्जर्व किया ऑर्किड सेल में, ऑर्किड सेल में क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया। तो तीसरे वैज्ञानिक को हम लोग जानेंगे, उससे पहले आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए। तो तीसरे वैज्ञानिक जो हैं हमारे, वो कौन कौन है, वो है भाई रॉबर्ट ब्राउन साहब।
रॉबर्ट ब्राउन भैया 1831 में सामने आते हैं और क्या करते हैं इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस की खोज की, कहाँ, सेल में। दूसरी चीज कि न्यूक्लियस की तो खोज इसने कर दी, लेकिन इसने न्यूक्लियस को सबसे पहले किस चीज में ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व कहाँ किया, किस सेल में ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व जो इन्होंने किया वो ऑर्किड सेल में इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑर्किड सेल्स में क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब भाई न्यूक्लियस होता क्या है, जैसे कि मान लो ये भाई क्या है, ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, दिस इज दिस सेल एंड दिस इज, तो भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, NUCLEUS, न्यूक्लियस इसी को कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, न्यूक्लियस इसी को कहा जाता है। तो ये था हमारा, और एक और वैज्ञानिक है हमारे सामने जिन्होंने की प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, यानी कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल में जो भी लिविंग कंटेंट पाया जाता है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, सेल के अंदर जो पाया जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो लिक्विड सेल के अंदर पाया जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी वो, और उसने कब की थी, 1839 में, 1839 में डिस्कवर किया उन्होंने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चौथा जो वैज्ञानिक है हमारे सामने वो कौन से है भाई, वो है पुरकिंजे साहब। पुरकिंजे साहब कौन है, पुरकिंजी साहब। पुरकिंजी साहब जिन्होंने 1839 में 1839 में 1839 में क्या किया, क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म को सबसे पहले दुनिया के सामने लाया और बताया कि भाई ये भी कुछ होता है। और क्या होता है ये अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि मेरे भाई लिविंग, LIVING, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, इसे कहा जाता है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जो कि प्रोटोप्लाज्म है हमारे सामने। और फिर दो और हमारे सामने आते हैं वैज्ञानिक, जो कि एक का नाम था मिथेन स्लाइडन और दूसरा का नाम था थियोडोर स्वान, जिन्होंने, स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो दोनों ने एक थियरी को प्रपोज किया जिसका नाम दिया जाता है सेल थियरी। और फिर इस थ्योरी की एक ड्रॉबैक है कि ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि न्यू सेल्स जो आती है वो कहाँ से आती है। तो ये जब एक्सप्लेन नहीं हुआ तो उसी को करने के लिए हमारे सामने एक और महान वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि मेरे भाई ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, तो लोगों को आपको समझ में आया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, अगर आप पढ़ के रखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वर्ड पता नहीं था, ये उन्होंने अपनी भाषा में इस शब्द को बताया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, लेकिन इसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुरानी जो सेल होते हैं उसी से नए सेल आते हैं। तो ये सेल थ्योरी का ही पार्ट था जिन्होंने कि बाद में रुडोल्फ विर्चो ने बताया, और बाकी सारी सेल थ्योरी जो थी वो सही थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। और बात रही ये दोनों साइंटिस्ट की लिखवाने, चलो भाई इसको भी मैं लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी को देने वाले दो महान वैज्ञानिक SCHLEI होता है ना, LEI स्लाइडन, मिथेस स्लाइडन एंड
थियोडोर स्वान 1838 में, एंड थियोडोर THEODORE थियोडोर स्वान, इन्होंने 1839 में ये दोनों सामने आते हैं। और जो स्लाइडन जो थे वो बोटनिस्ट थे। स्लाइडन जो थे ये क्या थे, ये भैया बोटनिस्ट थे, और ये भैया जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडन साहब बोटनिस्ट थे, स्वान साहब जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने की सेल थियरी को प्रपोज किया। और रूडोल्फ विर्चो भी जो है वो क्या होते हैं, रूडोल्फ विर्चो, इसमें एक और वैज्ञानिक आपको देखने को मिलते हैं, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो, ठीक है, रूडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया कि all cells comes from pre-existing cells, all cells comes from pre-existing cells, all cell come from pre-existing cells। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको लिखवा दी है, और ये सारे जो PDF आपको लिखवाए गए हैं PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप आराम से इस चीज़ को भाई नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग एक बार, और लास्ट में जाते जाते कि ये खासकर उन लड़कियों के लिए है जो भाई किसी बंदे के जाने के बाद क्या होता है कि उसका प्यार सही रहता है, और वो जाने के बाद भी वो उसी से प्यार करती है और उसका दिल नहीं मान रहा होता है। तो उसी के लिए कि जहर पिलाते मैं खाने से दिल का प्याला भरती है, जहर पिलाते मैं खाने से दिल का प्याला भरती है, सता रहा है जो लड़का वो इश्क उसी से करती है। तो पढ़ते रहिएगा, तो तब तक के लिए मस्त रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, और अपने दोस्तों के साथ बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, हमारे सोशल अकाउंट्स के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अकाउंट में मिलता है। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सैल्यूट है आप लोगों को भाई, मेहनत करते रहो।